हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 21 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में बहुत एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और ये जो बैंकिंग एसएससी रेलवे के एग्जाम्स हैं इसके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है विकास शर्मा। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए रखा गया है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WHO लोकेटेड? जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़े सवाल आपके एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीए के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं सवालों को आपके लिए पूछूंगा। आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर आपको मालूम है। और पूरे सेशन की पीडीएफ के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। Prime Minister Narendra Modi, who was conferred with the FAO's Agricola Medal in May 2026, is which Prime Minister of India to receive this award? आपसे कहा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र है इनका FAO जो संगठन है इसके द्वारा मई 2026 में एग्रीकोला मेडल ये सम्मानित होने वाले नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो FAO ये जो एग्रीकोला मेडल इनको दिया गया है, ये अवार्ड जो है पूरी दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी और जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में एक अच्छी लीडरशिप के लिए ये दिया जाता है। और इसी के साथ जो है पहली बार जो भारत के पीएम है ये FAO हेडक्वार्टर में गए और ये जाना काफ़ी गर्व की बात भी थी। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जिनको FAO जो ये एग्रीकोला मेडल इससे सम्मानित यहाँ पर किया गया है। इनसे पहले जो ये माइलस्टोन है वो मिला था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो 2008 में दिया गया था। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ये एग्रीकोला मेडल होता है ये कई मायनों में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ये जो अवार्ड है इनको FAO के मेन ऑफिस यानी इटली रोम में यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेडल है वो FAO के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनके द्वारा दिया गया और ये एक बहुत हाईएस्ट ऑनर है। जिनका डायरेक्टर जनरल का जो नाम है वो है डॉक्टर चू डोंगयू। तो आपसे पूछा सकता है किसके द्वारा दिया गया, तो डॉक्टर चू डोंगयू इनके द्वारा इस सम्मान को जो है मोदी जी को दिया गया। और इनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि पूरी दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इसको दूर करने के लिए और अच्छी खेती, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और जो रूरल डेवलपमेंट है, इसमें इनकी जो शानदार लीडरशिप है उसकी वजह से इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और ये सच में बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 30 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो इंडिया का हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो FAO के हेडक्वार्टर में यहाँ पर गए हैं। की हाइलाइट्स भी इंपॉर्टेंट है, PDF में आपको की हाइलाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ पर आप इसको समरी फॉर्मेट में देख सकते हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म डे मई 21 is observed to mark the death anniversary of the which of the former प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 21 मई को जो है एंटी टेररिज्म डे ये ऑब्जर्व किया जाता है और ये कौन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए ये दिवस मनाया जाता है? तो राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी टेररिस्ट के द्वारा, तो एंटी टेररिज्म डे 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ में और भी कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, उनकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे, कौन कौन से डेज़ जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं वो 21 मई को हुई थी। इन्होंने समाज और राजनीति दोनों पे बहुत बड़ा जो है असर छोड़ा था और राजनीति जो है वो यहाँ पर काफ़ी चेंज भी हुई थी। तो हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, जो ये 2026 का 21 मई है वो काफ़ी खास रखता है। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है इंटरनेशनल टी डे 2026 का और इस बार की जो थीम है वो है सस्टेनिंग टी, सपोर्टिंग कम्युनिटीज़ एंड फोस्टरिंग ग्रोथ एंड इंक्लूजन। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा और ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। और जो दूसरा है वो है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ये 21 मई को जो है मनाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो होम मिनिस्ट्री जो है वो इस डे को जो है मार्क करती है और इस दिन जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो 35वीं पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी, उसको यहाँ पर जो है मार्क किया गया, जिनकी 1991 में जो है एक आतंकवादी हमले में जान चली गई थी। तो इस वजह से जो है ये जो नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है ये यहाँ पर मनाया जाता है। द PCA dispute rejected by India in May 2026 primarily concern which two hydroelectric projects in Jammu and कश्मीर। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि
जो PCA विवाद है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का विवाद जो है, जिसे भारत ने मई 2026 में खारिज कर दिया, मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर की किन दो जो परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित है। तो भारत ने जो सिंधु नदी जल विवाद पर जो हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA का जो फैसला था, इसको पूरी तरीके से जो है नामंजूर कर दिया और पाकिस्तान के दबाव में आए इस फैसले में भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित जो किशन गंगा और रातले जो बिजली प्रोजेक्ट्स हैं, इनके डिज़ाइन को बदलने की कोशिश की गई थी। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने इस कोर्ट को ही गैर कानूनी बताते हुए इस फैसले को मानने से बिल्कुल जो है मना कर दिया गया था। तो ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट थे, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित, एक है किशन गंगा रातले प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। तो हुआ कुछ यूँ था कि जो हेग में एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको हम लोग PCA बोलते हैं, तो इसके द्वारा एक सप्लीमेंट्री जो फैसला था, इसको पूरी तरीके से खारिज और रिजेक्ट कर दिया गया। इस फैसले में जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसके पानी के बंटवारे और जो स्टोरेज लिमिट है, उसको लेकर कुछ बातें यहाँ पर कही गई थी। तो ये फैसला जो है पाकिस्तान के भारी दबाव और कोशिशों के बाद में आया था। तो इस फैसले के जरिए जो भारत के जम्मू कश्मीर में 330 मेगावाट के किशन गंगा और 850 मेगावाट के रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनके टेक्निकल डिज़ाइन को बदलना चाहता था। तो कोर्ट ने पानी जमा करने की जो सीमा है, मैक्सिमम पॉन्डेज जिसको बोलते हैं, इस पर एक ज़बरदस्ती मानने वाला नियम जिसको बोलते हैं बाइंडिंग वर्डिक्ट, वो थोपने की यहाँ पर कोशिश की थी। तो इसमें जो हमारे यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जो है इस पैरेलल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इलीगल कॉन्स्टिट्यूट करता है। एट विच लोकेशन इज इंडियाज फर्स्ट commercial semiconductor fab backed by the Tata Electronics and ASML being set up। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML द्वारा समर्थित भारत का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब वो किस स्थान पर जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये गुजरात का जो धोलेरा है, वहाँ पर किया जा रहा है। तो आप इस न्यूज़ को कुछ इस तरीके से लीजिएगा कि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उन्होंने नीदरलैंड की एक बहुत बड़ी और मशहूर जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है ASML, तो इसके साथ में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इस पर सिग्नेचर किए हैं। और इस समझौते के तहत में क्या होगा कि जो ASML है वो टाटा को अपनी सबसे एडवांस, जिसको लिथोग्राफी टूल्स बोलते हैं, चिप बनाने की जो मशीनें हैं और सॉफ्टवेयर और जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है, वो यहाँ पर देगा। तो इस मदद से क्या होगा कि जो गुजरात के धोलेरा में एक 300 mm के कॉमर्शियल जो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन प्लांट है, इसको बनाने और उसे बड़े लेवल पर चलाने के लिए जो है ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 91,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। तो इस पूंजी के साथ में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये है धोलेरा, गुजरात में। According to the Ministry of Commerce, India's fertilizer imports from China jumped by what percentage in financial year 2026। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स है, उसके हिसाब से एक डेटा दिया गया है 2025-26 का। तो इसमें चीन से भारत का जो उर्वरक आयात है वो कितना है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा है। तो भारत का जो फर्टिलाइज़र, यानी अगर हम खाद के इंपोर्ट की बात करें, तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और चीन से जो होने वाला फर्टिलाइज़र इंपोर्ट है वो 173.32% की भारी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो आपसे ये डेटा पूछा सकता है कि कितना है, तो ये 173% जो है इससे इनकी जो है, और जिससे यह 5 मिलियन टन तक जो है वो पहुंच गए। और चीन भारत को खाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो यहाँ पर बन चुका है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो अगर चाइना की बात की जाए तो ये जो है सेकंड एक लार्जेस्ट ऐसी कंट्री बच गई है जो भारत को खाद बेचती है। और रशिया 6.71 मिलियन टन खाद सप्लाई करके पहले नंबर पर बना है। अगर फर्स्ट कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पर होगा रशिया, ये टॉप पर है, और चाइना जो है वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ चुका है। और इसके बाद जो थर्ड पोजीशन पर है सऊदी अरबिया, जिसने 3.43 मिलियन जो टन है खाद है वो यहाँ पर भेजी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं। तो आपको
फिगर्स यहाँ पर याद रखनी चाहिए। और मोरक्को ने भी भारत को जो किए जाने वाले अपने एक्सपोर्ट को लगभग 2 गुना कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ जो ओमान है, ओमान से भारत आने वाली खाद में 35.32% जो है इसकी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो सऊदी अरब और जो ईरान है वो भारतीय जो बासमती चावल है इसके सबसे बड़े बाज़ार बने हुए हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो जो ईरान ने भारत से बासमती चावल का लगभग 16.98% जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें कमाई की, तो आप ऐसा देखिएगा कि भारत सरकार की जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, तो इस पर अगर आप देखें 2027 में बहुत तेज़ी से बढ़कर 2.41 लाख करोड़ जो है होने की उम्मीद है। और ये सरकार के लगभग जो शुरुआती अनुमान है उससे लगभग 70,000 करोड़ रुपए से भी ये यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये आंकड़े यहाँ पर पूछे जाते हैं क्योंकि जो खाद की बढ़ती कीमतें और इंटरनेशनल लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है, तो इसमें जो है खाद पर मिलने वाली सरकारी छूट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़कर इतने लाख करोड़ होने की उम्मीद है। तो ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेपाली माउंटेनियर कामी रीता शेरपा सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाउ मेनी टाइम्स इन मई 2026। तो यहाँ पर एक आ जा रहा है कि जो 56 साल की अनुभवी जो नेपाली क्लाइंबर हैं, इनका नाम है कामी रीता शेरपा। तो इन्होंने एक बार बहुत मेजर इतिहास यहाँ पर फिर से रच दिया है और उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर 32nd टाइम रिकॉर्ड है अपने आप में ये। तो 32nd टाइम पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड जो है उसको फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये लगातार किया जा रहा है। और अगर हम इनकी बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में इनको सम्मान से एवरेस्ट मैन के नाम से जो है वो यहाँ पर जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि एवरेस्ट मैन कौन है, तो ये 56 ईयर्स ओल्ड वेटरन नेपाली क्लाइंबर है कामी रीता शेरपा। तो इनका जो है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी खिताबी जो है वो ऑलरेडी मिली हुई है। और इन्होंने जो चोटी है इसको 8,849 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उसको फिर से जो है इस चोटी को छू लिया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी के साथ जो है ठीक उसी दिन एक और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि ये जो 52 साल की जो लाकपा शेरपा हैं, इन्होंने भी एवरेस्ट पर अपनी 11वीं सफल चढ़ाई जो है वो पूरी की है। उन्हें दुनिया भर में माउंटेन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि माउंटेन क्वीन कौन है, तो ये है लेकपा शेरपा। ये 52 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात की जाए तो ये जो है एवरेस्ट मैन है और ये 56 ईयर्स ओल्ड है। तो दोनों ही न्यूज़ जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगी। तो ये जो है वुमेन है और ये मेंस कैटेगरी में, ठीक है। इन्होंने 11वीं सक्सेसफुल जो चढ़ाई है वो यहाँ पर की है और ये 32nd टाइम जो है वो यहाँ पर गए हैं। हु हैज़ बिन प्रोमोटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई में अभी एक बड़ी पोजीशन आई है और आपको बताना है कि कौन से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके रूप में इन किसको पदोन्नत यहाँ पर किया गया है। तो अभी क्या हुआ है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसमें जो गुनबीर सिंह हैं इनको प्रमोट करके बैंक ने एक बहुत बड़े ऊंचे पद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ईडी पर नियुक्त करने की घोषणा जो है वो यहाँ पर की है। तो इनका नाम है गुनबीर सिंह। अगर इनकी बात की जाए तो इस पोजीशन पर ये पहुँचने वाले जो है पहले जो है ये आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज जो है इसके रूप में ये कमान अपनी संभाल रहे थे और अब जो है इनको यहाँ पर ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर यहाँ पर भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और अगर इनकी बात की जाए तो इनके पास में जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, लगभग 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास में है। और बैंकिंग की अलग अलग जो शाखाएँ हैं उसमें इन्होंने काम किया है, जैसे पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सुपरविजन जो है, रिस्क मॉनिटरिंग और जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी इन्होंने एक अहम रोल यहाँ पर निभाया है। और अगर इनकी बात की जाए तो ये एक पेशे से जो है चार्टेड अकाउंटेंट जो है एज अ क्वालिफिकेशन ये रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नमामि गंगे data, which state has maintained zero polluted stretches on the Ganga main stem for the 7th consecutive year। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि नमामि गंगे का जो आंकड़ा आया उसके अनुसार किस राज्य ने गंगा की मुख्य धारा पर लगातार 7वें वर्ष शून्य
प्रदूषित खंड का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। तो जीरो पोल्यूटेड स्ट्रेचेस जो हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो अभी जो आंकड़े हैं केंद्र सरकार का सबसे बड़े और ख़ास कार्यक्रम जो नमामि गंगे है, तो इसमें अभी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है और इसमें झारखंड राज्य है उसने पूरे देश के लिए जो है एक नेशनल बेंचमार्क जो है वो यहाँ पर दिया है। झारखंड ने गंगा नदी के जो मुख्य हिस्से मेन स्ट्रीम है ना, तो इसमें लगातार 7वें साल एक भी प्रदूषित नदी जो जीरो पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं वो ना होने का जो है शानदार रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। तो झारखंड यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। और अगर हम सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है CPCB, तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट किया है और ये कहा है कि झारखंड में बहने वाली जो पूरी गंगा नदी की बात की जाए तो वो नहाने के पानी की क्वालिटी में कि सभी जो बाथिंग क्वालिटी नॉर्म्स हैं उसको ये पूरा करती है। खासकर पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा और जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो भी कहा जाता है, तो वह पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और लगातार अगर हम कहें कि 7th कंसेक्यूटिव ईयर की बात की जाए तो एक भी प्रदूषित नदी जो है ना होने का इन्होंने शानदार रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया। तो कोई भी यहाँ पर जीरो पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो इसका एक रिकॉर्ड जो है वो झारखंड ने यहाँ पर बनाया है। Under the Science and Technology Agreement signed between India and Norway in May 2026, how much funding has been allocated by CSIR for offshore wind energy cooperation? ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि मई 2026 में भारत और नॉर्वे के बीच में अभी जो समझौते हुए उनके तहत जो ऑफशोर वाइंड एनर्जी है इसके सहयोग के लिए CSIR द्वारा कितनी राशि का आवंटन यहाँ पर किया गया है। तो भारत और नॉर्वे ने मिलकर जो है कई सारे समझौते यहाँ पर किए जिसमें साइंटिफिक एंड स्ट्रक्चरल एग्रीमेंट जो थे उसको साइन यहाँ पर किया। तो भारत की तरफ से इस बड़े काम को जो CSIR है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो DSIR है, तो उन दोनों ने मिलकर जो है वो इसको आगे बढ़ाया और 341 लाख की जो राशि है वो यहाँ पर आवंटित की गई है। तो फिगर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो फाइनेंशियल कंपोनेंट है वो यहाँ पर ज़रूर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस नए सिस्टम के तहत जो भारत की संस्थाएं हैं जिसमें DSIR और CSIR हैं, तो ये नॉर्वे की जो संस्था है रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे, तो इसके साथ जो MOU हुआ है तो इनका पूरा मकसद ये है कि जो मौसम में बदलाव है क्लाइमेट जो मिटिगेशन होता है उसको यहाँ पर रोका जाए और ओशियन को क्लीन किया जाए और जो हेल्थ केयर है उसमें एक बेहतर सुधार करना, वो सब चीज़ें यहाँ पर शामिल रहेंगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपके लिए ऐसे समझना है कि जो एग्जामिनेशन है उसमें डेटा से क्वेश्चंस आता है, जो डिटेल एनालिसिस है तो वहाँ से भी आता है। तो इसलिए हम आपको पूरी PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए जो बजट जो तय किया गया है वो है 341 लाख का। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर ज़रूरी रहेंगे। तो 341 लाख की अगर बात की जाए तो इसका बजट तय किया गया है जिसमें फ्लोटिंग ऑफशोर जो विंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो CSIR है ना, उन्होंने सेंटेफ के साथ मिलकर समुद्र में तैरने वाली जो फ्लोटिंग ऑफशोर विंड टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके प्रोजेक्ट के लिए जो है ये बजट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो इनका पूरा मकसद यही है कि जो समुद्र में हवा से बनने वाली बिजली की लागत, यानी जिसको बोलते हैं लेवलाइज कॉस्ट ऑफ द एनर्जी LCOE, इसको जो है यहाँ पर कम किया जा सके। The US State Department in May 2026 approved a potential $198.2 million sustainment support package to India for which attack हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अमेरिका विदेश विभाग है उन्होंने मई 2026 में भारत को $198.2 मिलियन की अनुमानित लागत पर किस लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर इसके रखरखाव सहायता को जो है यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दी है। तो अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट है, तो इन्होंने भारत को जो है सैन्य सहायता के लिए 2 बड़े जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स हैं FMS, तो उस समझौते के तहत जो है यहाँ पर ऑफिशियल जो अप्रूवल है वो प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पर दे दिया है। तो इस पूरी डील के लिए लगभग 3500 करोड़ से जो ज़्यादा है उसकी राशि जो है वो यहाँ पर है और इसमें भारत में जो हथियारों के रखरखाव हैं और जो लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट होगा इसके लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 अलग अलग पैकेज हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है अपाचे सस्टेनमेंट पैकेज का। ठीक है, तो इसमें $198.2 मिलियन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं
और जो दूसरा होगा उसमें जो है इनका एक सेकेंड अमाउंट भी है जिसमें M777 जो हॉजर सस्टेनमेंट पैकेज है, तो इसमें 230 मिलियन के साथ में जो है ये इस पैकेज में जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर जो M777A2 अल्ट्रा लाइट जो तोपें हैं, तो इसके स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल मदद और इन सब चीज़ों के लिए जो है सुविधाओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दो अलग अलग पोर्शंस में ये जो है प्रोजेक्ट है। M777 जो तोपें हैं उनके रखरखाव के लिए 230 मिलियन और 198.2 जो है ये अपाचे जो पैकेज है वो एक तरीके से जो भारत के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है टेक्निकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है वो भारत के जो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और M777 जो अल्ट्रा लाइट जो तोपें हैं इनके रखरखाव और मरम्मत के लिए ये कंबाइंड जो अमाउंट है 198.2 और 230, तो ये लगभग हो जाता है 428.2 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर दो बड़ी डिफेंस डील जो है इसको यहाँ पर मंजूर इन्होंने दिया है। और कोई ये नया रक्षा सौदा नहीं है जिसमें नए हथियार खरीदे जाएंगे, बल्कि पहले से जो हमेशा जंग के लिए तैयार कॉम्बैट रेडी रखे जाएं उसके लिए जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्वीकृत 7वें वेतन आयोग के संबंध में फिटमैन फैक्टर जो है ये मतलब क्या होता है, फिटमैन फैक्टर बेसिकली होता क्या है उसकी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 7th पे कमीशन अप्रूव्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट व्हाट डज द टर्म फिटमैन फैक्टर मीन। तो फिटमैन फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या होता है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। देखो जो भी कर्मचारी होते हैं इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फिटमैन फैक्टर होता है। ये एक ऐसा नंबर होता है जिस पे बेसिक पे से हम लोग मल्टीप्लाई करके नई और बढ़ी हुई सैलरी जो है उसको यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले छठे वेतन आयोग के नियम में 2.57 के फिटमैन फैक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। तो ये एक मल्टीप्लायर यूज़ है जो कैलकुलेट करता है रिवाइज्ड बेसिक पे फ्रॉम एग्जिस्टिंग बेसिक पे से। ठीक है, तो ये रहेगा। और जो 7th पे कमीशन है इसको लागू करने के लिए जो है वो यहाँ पर मंजूरी भी दे दी गई है जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और पेंशनर्स हैं उनके लिए। और इसमें जो फाइनेंशियल ओवरऑल है तो इसके आप ऐसा समझें कि इस चेंजेस से क्या होगा कि जो पुराना छठा वेतन आयोग होगा ये पूरी तरीके से हट जाएगा और जो राज्य के कर्मचारी की सैलरी और पेंशन है वो नए मॉड्यूल के हिसाब से आएंगी। तो जो सैलरी में ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है तो इससे जो राज्य सरकार है उसके 10 लाख कर्मचारी और रिटायर हो चुके जो रिटायरीज हैं उनको यहाँ पर सीधा फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। ओके, Google and Blackstone have announced a joint venture worth of how many dollars। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल और ब्लैकस्टोन ने अभी हाल ही में कितने डॉलर के संयुक्त जो जॉइंट वेंचर है इसकी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। तो गूगल और जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है ब्लैकस्टोन तो इन्होंने $5 बिलियन की लागत से एक नया AI क्लाउड कंपनी जो है बनाने का अनाउंसमेंट किया है। तो जिसमें ये लोग $5 बिलियन का जो है जॉइंट वेंचर जो है वो इतने अमाउंट का करने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके पढ़ने के लिए, तो आप ऐसे समझ लें कि जो गूगल है वो प्राइवेट इक्विटी जो एक बड़ी कंपनी है ब्लैकस्टोन तो इसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर रही है। तो दोनों कंपनियां मिलाकर जो है पहले तो $5 बिलियन का जो जॉइंट वेंचर है वो यहाँ पर कर रही हैं। इनका मेन काम ये है कि एक हम AI सेंट्रिक क्लाउड कंपनी जो है वो शुरू करें। इस कंपनी का मेन मकसद जो होगा जो एनवीडिया का जो नियर मोनोपोली है ना तो उसको सीधे जो है टारगेट करना। और आपने देखा कि अभी उसने लार्ज जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं LLMs हैं जैसे ChatGPT या जेमिनी तो इनको ट्रेन करने वाले हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट पर जो है वो अपनी पकड़ बना रखी है। तो इसी के तहत जो है होने वाला है और दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप एक साथ आई है गूगल और ब्लैकस्टोन। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर इस ब्लैकस्टोन की बात की जाए तो इसकी जो इमेंस फाइनेंशियल स्केल है और दुनिया भर में जो इसके फैले डेटा सेंटर जो एसेट्स हैं तो इसके वेंचर में जो है इसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और इससे हाल ही में खरीदी गई जो सबसे बड़ी जो डेटा सेंटर कंपनी जैसे कि एयरट्रैंक है और QTS है इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में है, कितना अमाउंट है वो डेटा आपको केवल यहाँ पर समझना है। राइट, Which union ministry did Bhupen Chandra Khanduri, former CM who passed away recently, had in the Vajpayee
कैबिनेट। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भुवन चंद्र खंडूरी हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इन्होंने वाजपेयी मंत्रिमंडल में किस मंत्रालय का जो है कार्यभार संभाला था। काफ़ी डीप क्वेश्चन है, तो आप ये समझिएगा कि अभी 91 वर्ष की आयु में जो भुवन चंद्र खंडूरी, तो देहरादून में इनका निधन हो गया। और अगर इनकी बात की जाए तो इनको पूरे देश में जनरल साहब के नाम से जो है इनको जाना जाता था। खंडूरी जी ने भारतीय सेना और राजनीति दोनों में ही एक बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर निभाई थी। तो ये जो है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में लगभग इन्होंने 36 साल अपनी जो है आर्मी में सेवाएं दी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज थे वाजपेयी गवर्नमेंट में। और इनके बारे में पूरी डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। देहरादून में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, पहली चीज़। और जो मिलिट्री डिसिप्लिन है उसमें इनको जनरल साहब के नाम से जो है वो जाना जाता था। और इंडियन आर्मी कॉर्प्स इंजीनियर्स में उसमें इन्होंने 36 साल जो है वो काम किया। फिर जो है इनका एक बड़ा लंबा जो है अरसा वो आर्मी में बीता। और जब इन्होंने अपनी सेवाएं दी तो 1971 का जो इंडो पाक वार हुआ था उसके दौरान जो है सेना की एक रेजिमेंट की जो कमान है वो भी इनके पास में यहाँ पर थी। और 1990 का जो दशक था उसकी शुरुआत में सेना से रिटायर होकर ये राजनीति में आए। और लोकसभा में जो उत्तराखंड है वहाँ की गढ़वाल सीट पर 5 बार इन्होंने जो है ये सांसद चुने गए। तो इस सिलसिले में जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इनको जो है केंद्र सरकार में जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, 2000 से 2004 तक जो है वो यहाँ पर रहे थे। और इन्होंने अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको भी यहाँ पर इन्होंने लीड किया था। और उत्तराखंड के जो हैं चीफ मिनिस्टर भी ये 2 बार रहे, 2007 से 2009 और दूसरी बार 2011 से 2012 तक रहे। ठीक है, तो अभी ये ऑबिचुरी के चलते जो है ये चर्चा में यहाँ पर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं GJEPC, तो आपसे कहा गया कि इंडियाज ग्रॉस जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इन अप्रैल 2006 डिक्लाइन बाय 9.07% ईयर ऑन ईयर टू रीच विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो जेम एंड ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, तो अभी उसके जो आंकड़े हैं उनसे ये पता चलता है कि जो न्यू फिस्कल ईयर की शुरुआत में भारत का जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कुल एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है। अप्रैल 2025 की अगर तुलना में बात की जाए तो 2026 में एक्सपोर्ट जो है वो 9.07% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई। और ये जो आप देखेंगे घटकर जो है वो 2226.45 मिलियन जो है वो यहाँ पर रह गया है। लगभग बात की जाए कि 20,825 करोड़ का यहाँ पर रह जाता है। तो जो एक्सपर्ट्स की अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट जो है तो उस डेटा के हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। जो पूरा इनका रिफाइंड डेटा आता है तो उसमें ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स आए हैं। बट इसमें काम की चीज़ ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इस सेक्टर का कुल एक्सपोर्ट जो है वो 9.5% घटकर 2032.56 मिलियन डॉलर पर जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब इसका जो सबसे बड़ा अगर हम बात करें जो असर है वो बड़े सेक्टर्स हैं उनके ऊपर पड़ा है। जो कट एंड पॉलिश डायमंड जिसको CPD बोलते हैं उस पर पड़ा है, और जो गोल्ड ज्वेलरीज हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर पड़ा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन कुछ जो आंकड़े हैं वो थोड़े से और भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो जड़े हुए सोने के गहने हैं जिसको बोलते हैं स्टडेड जो गोल्ड ज्वेलरी है, जैसे डायमंड या नग जड़े जो गहने हैं, तो इनका बिजनेस जो है वो 16.02% बढ़कर 500 मिलियन डॉलर तक वो है वो यहाँ पर पहुँचा है। तो ये एक आंकड़ा थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ रहा है, बाकी ये डिक्लाइन में है। बट आपके एग्जामिनेशंस के लिए यही पूछा सकता है कि जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि 2026-27 के पहले महीने अप्रैल 2026 में भारत के जेम एंड जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है उसमें कितने % की गिरावट दर्ज की गई, तो आप बता दोगे 9.07% की। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस आभूषण सेक्टर ने 444% की जो असाधारण बढ़त है वो यहाँ पर दिखाई है, तो उसमें जो है वो नाम आ जाएगा किसका, सिल्वर ज्वेलरी का। ठीक है,
Recently, British insurer Prudential PLC announced the acquisition of what percentage of stake in Bharti Life Insurance to gain management control in India's लाइफ इंश्योर सेक्टर। तो एक ब्रिटेन की बहुत बड़ी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसको बोलते हैं प्रूडेंशियल पॉलिसी PLC, तो इसने भारतीय जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो इसका अभी 75% की मेजॉरिटी स्टेक जो है वो खरीदने का फैसला किया है। तो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपको ये देखना है कि इस बड़ी जो डील की अगर हम बात की जाए तो उसमें जो है आपका 75% का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पहले तो इसने लेने की बात कही गई है। और इसमें जो इनिशियल कैश कंडीशन जो कैश कंसिडरेशन है तो इसमें जो प्रूडेंशियल कंपनी है 3500 करोड़ लगभग $389 मिलियन जो है वो यहाँ पर कैश करेगी। ठीक है, तो ये आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें एक खास शर्त भी शामिल है कि इसमें 700 करोड़ का एक जो अतिरिक्त डेफर्ड परफॉर्मेंस जो लिंक्ड पेमेंट है वो भी यहाँ पर रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर जो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस आगे चलकर बिजनेस के कुछ लक्ष्यों और कामों को सफलतापूर्वक कर लेती है तो उसे जो 700 करोड़ है वो बाद में भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इनके लिए डील में ये वाला पॉइंट भी रखा गया है। Who has created history by winning the men's single title at the Italian Open 2026, becoming only the second player in history after Novak Djokovic to win all 9 ATP Masters 1000 titles। तो जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, जैनिक सिनर, तो जो जैनिक सिनर हैं तो इन्होंने रोम के एक मशहूर जिसको हम लोग बोलते हैं फोरो इटोलिको तो स्टेडियम में जो इटालियन ओपन का मैन सिंगल्स खिताब जीतकर टेनिस के इतिहास में जो है फिर से अपना नाम यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। और अगर हम जैनिक सिनर की बात की जाए तो इन्होंने इस फाइनल मैच में बहुत बढ़िया खेला और उन्होंने नॉर्वे के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी जिसका नाम है कैस्पर रड, तो इनको जो है यहाँ पर मात दी और इनको जो है हराकर ये बड़ी जीत यहाँ पर शामिल हुई है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स में जो है वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैन सिंगल्स टाइटल है वो कहाँ पर था, रोम में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और की हाइलाइट्स हम आपको हमेशा हर न्यूज़ में देते हैं ताकि आप जो है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और ये सब PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार ट्राई करिएगा। और विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान को बोलते हैं। और जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो होता है लीवर। और विच रिवर पासेस थ्रू द ग्रैंड कैनियन, तो ये है कोलोराडो रिवर। और इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, तो 1975 में पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। और विच विटामिन इज़ नोन एज द सनसाइन विटामिन, तो इसको हम लोग विटामिन डी बोलते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। और पूरी PDF करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर एक बेहतर चीज़ आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो जिसमें डेली PDF वीकली मंथली रहेगी, बैंकिंग की न्यूज़ भी आपको रहेंगी और बहुत कुछ मिलेगा। तो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो 8448169188 इस पर आप हमारी कस्टमर केयर की जो टीम है उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी दे दी जाएगी। और व्हाट्सएप करेगा ताकि टीम रिप्लाई कर पाए, कॉल पिक नहीं होगी। और करंट अफेयर्स के लिए आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस। और इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, क्योंकि आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन भी मिलता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये सेशन पहुँचेगा। हम इसी क्वालिटी के साथ आपके साथ आगे फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।